हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सांस फूलने के संपूर्ण इलाज के बारे में। सांस फूलना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसे मेडिकल टर्म में डिस्पनिया कहा जाता है। यह प्रॉब्लम किसी भी एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें देखने को मिल सकती है, लेकिन इसके होने की सर्वाधिक संभावना जो ओल्ड एज ग्रुप के लोग होते हैं उनमें देखने को मिलती है। यह प्रॉब्लम मुख्य रूप से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उनमें किसी डिजीज कंडीशन के कारण हो सकती है, लेकिन यह मुख्य रूप से स्ट्रेस, एंजाइटी तथा एलर्जिक कंडीशन के कारण भी हो सकती है। सो आज की इस वीडियो में हम सांस फूलने के संपूर्ण इंट्रोडक्शन से लेकर उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति में सांस फूलने की बीमारी है तो वह किन किन कारणों की वजह से डेवलप होती है। अगर किसी व्यक्ति में सांस फूल रहा है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, और मेनली इसके ट्रीटमेंट यानी कि इलाज के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में अगर किसी व्यक्ति के सांस फूल रहा है तो उस कंडीशन में वह डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है, उन मेडिसिन के पॉपुलर ब्रांड नेम के साथ साथ मेडिकल स्टोर पर ये मेडिसिन किस नाम से मिलती है, उसमें क्या कंटेंट पाया जाता है, और मेनली इसके डोज, यूजेस और साइड इफेक्ट के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं, या फिर जो नर्सिंग स्टूडेंट है, एएनएम, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग करते हैं, गांव में प्रैक्टिस करते हैं, आरएमपी डॉक्टर हैं, उन सभी के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ अ डिस्पनिया, यानी कि डिस्पनिया क्या होता है, सांस फूलने की बीमारी क्या होती है, उसका जनरल इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश भाषा में आसान शब्दों में समझने वाले हैं। सो सांस फूलना एक अबनॉर्मल स्टेज होती है, यानी कि सांस फूलना एक असामान्य अवस्था होती है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से सांस नहीं ले पाता, जिसके कारण व्यक्ति के जो लंग्स होते हैं यानी कि जो फेफड़े होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती है। सांस फूलना एक अबनॉर्मल स्टेज होती है जिसे मेडिकल टर्म में डिस्पनिया कहा जाता है। डिस्पनिया की कंडीशन में व्यक्ति को सांस लेने के लिए अधिक मेहनत की जरूरत पड़ती है। डिस्पनिया की कंडीशन वेरियस टाइप के कोजेज होते हैं, वेरियस टाइप के कारण होते हैं जिनकी वजह से डेवलप हो सकती है, लेकिन यह मुख्य रूप से लंग्स यानी कि जो फेफड़े होते हैं व्यक्ति के, उनसे संबंधित कोई डिजीज कंडीशन या फिर जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उनसे संबंधित कोई डिजीज कंडीशन होती है उनके कारण हो सकती है। आप इमेज में देख सकते हो, ये एक मेल का रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर किसी व्यक्ति में लंग्स से संबंधित कोई डिजीज कंडीशन हो जाती है, जैसे कि लंग्स में अस्थमा की कंडीशन होगी, एलर्जिक कंडीशन होगी, इसके अलावा लंग्स में सीवियर इन्फ्लामेशन हो गया, तो उस कंडीशन में व्यक्ति के अंदर जो डिस्पनिया की कंडीशन होती है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो हार्ट होता है उससे रिलेटेड अगर कोई डिजीज कंडीशन होती है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज, हार्ट फेलियर, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर डिस्पनिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी कुछ कोजेज होते हैं जिनकी वजह से यह प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, जैसे कि अस्थमा, एलर्जिक कंडीशन, एंजाइटी आदि कारणों की वजह से भी व्यक्ति की सांस फूल सकती है तथा उसे सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डिस्पनिया। सो डिस्पनिया मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक ऑक्यूट डिस्पनिया होता है और दूसरा हमारा जो टाइप है वो क्रोनिक डिस्पनिया होता है। सो जो ऑक्यूट डिस्पनिया होता है वो एपिसोड में आता है। ऑक्यूट डिस्पनिया जल्दी आता है, लेकिन जो इसका टाइम पीरियड होता है यानी कि जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत लंबी नहीं होती है। इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो 10 मिनट से लेकर आधे घंटे यानी कि 30 मिनट तक हो सकता है, जिसमें व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऑक्यूट डिस्पनिया की कंडीशन मुख्य रूप से एलर्जिक कंडीशन के कारण, एंजाइटी के कारण, या अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसके कारण, इसके अलावा जो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है, जिम में वर्कआउट करता है, तो उसके कारण भी थकान की वजह से उसमें ऑक्यूट डिस्पनिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ डिजीज कंडीशन होती है जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर डिस्पनिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ऑक्यूट डिस्पनिया में सीवियर केसेस में व्यक्ति का हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर जो व्यक्ति का एयरवे होता है, जो ट्रैकिया होता है, वो ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि उसमें रुकावट आ सकती है। दूसरा जो हमारा डिस्पनिया का टाइप होता है वो होता है क्रोनिक डिस्पनिया। जैसा कि नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है, जो क्रोनिक डिस्पनिया होता है उसका जो टाइम पीरियड होता है, उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा लंबे होती है, वहाँ 1 वीक से 2 मंथ तक हो सकता है। लंबे समय तक सांस लेने में होने वाली परेशानी को हम क्रोनिक डिस्पनिया कहते हैं, जिसकी ड्यूरेशन 1 वीक यानी कि 7 दिनों से लेकर 2 महीने तक हो सकती है। जो क्रोनिक डिस्पनिया होता है वो मुख्य रूप से जो हमारा लंग्स होता है उससे रिलेटेड कोई डिजीज कंडीशन होती है उनके कारण डेवलप हो सकता है, जैसे कि
लंग्स में अस्थमा का हो जाना, COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कंडीशन, हार्ट फेलियर की कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति के क्रोनिक किडनी डिजीज है तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर क्रोनिक डिस्पनिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, जो व्यक्ति के लंग्स में दोनों ब्रोंकाई प्रेजेंट रहती है, अगर किसी कारण से उसमें सीवियर इन्फ्लामेशन हो गया तो उसकी कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर क्रोनिक डिस्पनिया की कंडीशन होती है वो देखने को मिल सकती है। क्रोनिक डिस्पनिया में सीवियर कंडीशन में व्यक्ति के जो लंग्स होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जिसके कारण व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। आगे हम डिस्पनिया के होने के क्या क्या कारण होते हैं उन कारणों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं कोजेज ऑफ डिस्पनिया, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिसमें व्यक्ति के अंदर सांस लेने में व्यक्ति को दिक्कत हो सकती है, व्यक्ति के सांस फूलने की बीमारी हो सकती है। सो उन कारणों को ही हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट कॉमन कोज होता है जिसके कारण व्यक्ति के अंदर डिस्पनिया की कंडीशन अराइज हो सकती है वो होता है अस्थमा। अस्थमा एक सीवियर क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन होती है जिसमें जो व्यक्ति की ब्रोंकाई होती है, आप इमेज में देख सकते हो, ये व्यक्ति की ब्रोंकाई होती है, उसमें स्पाज्म हो जाने के कारण व्यक्ति का जो नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसके कारण भी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा एलर्जिक कंडीशन, अगर किसी व्यक्ति में किसी प्रकार की एलर्जिक कंडीशन होती है जैसे कि ड्रग टॉक्सिसिटी, ड्रग रिएक्शन या फिर अगर मधुमक्खी के बाइट होने के कारण भी व्यक्ति के अंदर डिस्पनिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, जो हमारी ब्रोंकाई होती है, आप इमेज में देख सकते हो, इनमें अगर किसी प्रकार के सीवियर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर डिस्पनिया की कंडीशन हो जाती है। जो ब्रोंकाई होती है उनमें सीवियर इन्फ्लामेशन किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर किसी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया होता है जिनकी वजह से व्यक्ति के अंदर जो ब्रोंकाइटिस की कंडीशन होती है वो डेवलप हो सकती है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, स्टेफाइलोकोकस, ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से व्यक्ति की जो ब्रोंकाई होती है उनमें स्पाज्म हो जाता है, उनमें सीवियर इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा कोविड-19, जो कोविड-19 डिजीज कंडीशन होती है उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा न्यूमोनिया, जब किसी व्यक्ति में न्यूमोनिया की कंडीशन अराइज होती है, निमोनिया डिजीज कंडीशन डेवलप होती है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा प्लूरल इन्फ्यूजन, जो प्लूरल कैविटी होती है जो लंग्स के चारों तरफ स्थित होती है, आप इमेज में देख सकते हो, अगर किसी व्यक्ति के प्लूरल कैविटी में किसी प्रकार का फ्लूइड कलेक्शन हो जाता है अब नॉर्मल स्टेज में, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा लंग्स कैंसर, अगर किसी व्यक्ति को लंग्स कैंसर है यानी कि फेफड़ों का कैंसर हो जाता है तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा टीबी, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जो वायरस होता है उसके कारण व्यक्ति के अंदर टीबी डेवलप होती है, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा भी कुछ हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशन होती है, उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर डिस्पनिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है, जैसे कि हार्ट फेलियर। अगर किसी व्यक्ति के हार्ट फेलियर हुआ है यानी कि जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वो काम करना बंद कर देता है, तो उस कंडीशन में भी व्यक्ति के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। हार्ट की जो 3 लेयर होती है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, इनमें अगर किसी प्रकार का सीवियर इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी बैक्टीरिया या फिर किसी वायरस की वजह से, तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई होती है, अगर कोई व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल कम करने के बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाइयों का उपयोग करता है तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर डिस्पनिया की कंडीशन अराइज हो सकती है। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जैसे कि एंजाइटी, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा तनाव लेता है तो भी उसके अंदर सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती है उनका यूज़ करने से भी। इसके अलावा ओबेसिटी, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा होता है या फिर जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है तो उसके कारण भी व्यक्ति के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आगे हम इनके सिम्टम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम्स ऑफ डिस्पनिया। सो डिस्पनिया एक खुद में ही एक सिम्टम्स होता है, इसके अलावा भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि व्यक्ति के अंदर डिस्पनिया की कंडीशन में दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि सांस फूलना, सीने में दर्द होना, सीने में जकड़न होना, सांस लेने के लिए अधिक मेहनत करना, तेज सांस लेना। इसके अलावा टैकीकार्डिया यानी कि व्यक्ति की जो हार्ट रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, सांस लेते समय गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देना, पसीना आना, रेस्टलेसनेस, इरिटेशन और कंफ्यूजन जैसी जो समस्या होती है वो डिस्पनिया की कंडीशन में देखने को मिल सकती है।
इस कंडीशन का हम डायग्नोसिस वेरियस टाइप के जो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन या फिर जो चेस्ट एक्सरे होता है उसको हम हॉस्पिटल में करवा के डिस्पनिया की कंडीशन का हम आसानी से पता लगा सकते हैं। आगे हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिस्पनिया, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा ऐसी कौन कौन सी मेडिसिन और कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उन इंजेक्शनों को और उन मेडिसिन को हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि मेरे द्वारा जितनी भी इंजेक्शन और टैबलेट की जानकारी दी जाती है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है। आप किसी भी इंजेक्शन या फिर टैबलेट का उपयोग खुद की मर्जी से नहीं करें, नहीं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी होती है जो कि डिस्पनिया की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है वो होती है ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन। आप इमेज में देख सकते हो ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन। ब्रोंकोडायलेटर जो मेडिसिन होती है वो एयरवे जो होता है उसको डायलेट करने के लिए काम में ली जाती है। एयरवे डायलेट होने के बाद व्यक्ति का जो नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न होता है उसको नॉर्मल बनाए रखने के लिए डॉक्टर द्वारा ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। उसमें एग्जाम्पल में देखें तो सबसे पहले जो हमारी मेडिसिन है जो एक ब्रोंकोडायलेटर होती है उसका नाम होता है एमिनोफाई इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो एमिनोफाई इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें एमिनोफाइलिन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में डिस्कस करें तो इसका उपयोग मेनली ट्रीट अस्थमा के कारण अगर किसी व्यक्ति के अंदर सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर ब्रोंकाइटिस की वजह से, एम्फाइसेमा की वजह से अगर किसी व्यक्ति में सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा जो ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में तो अडल्ट में 5.7 mg पर kg के हिसाब से इस इंजेक्शन को IV रूट द्वारा लगाया जाता है। इस इंजेक्शन का लगाने का समय 30 मिनट होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन होती है जो कि एयरवे को डायलेट करती है और व्यक्ति के अंदर नॉर्मल जो ब्रीथिंग पैटर्न होता है वो स्थापित करती है, उसका नाम होता है द वेल 300 टैबलेट। आप इमेज देख सकते हो द वेल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी, जो कि डिस्पनिया की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में यानी कि कॉम्पोजिशन के बारे में तो इसमें मेनली टियोफाइलिन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इसका भी उपयोग मेनली ट्रीट अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा की कंडीशन को दूर करने के लिए डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति में अस्थमा के कारण, ब्रोंकाइटिस के कारण या फिर एम्फाइसेमा के कारण अगर किसी व्यक्ति में सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा जो द वेल टैबलेट होती है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये सभी की सभी मेडिसिन ब्रोंकोडायलेटर होती हैं, यानी कि जो हमारे एयरवे होता है उसको डायलेट करने के लिए यूज़ में ली जाती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में तो अडल्ट में ये 300 mg की टैबलेट होती है जिसको ओडी में प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि दिन में एक बार लेनी होती है। और बच्चों में यानी कि जो बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 1 से 15 साल तक के होते हैं उनको पर बॉडी वेट के हिसाब से देनी होती है। लेकिन ये नॉर्मली देखें तो 45 mg की जो टैबलेट होती है उसको अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर ओडी में दे सकते हैं। अदर जो हमारी ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन होती है इनके स्थान पर कुछ मेडिसिन और होती है जो कि ब्रोंकोडायलेटर होती है, जैसे कि एल्बुटेरॉल, साल्मेटेरॉल और टर्बुटालाइन नामक जो मेडिसिन होती है जो सभी की सभी ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन होती है, इनका भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी होती है जो कि डिस्पनिया की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा जो सांस लेने में अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत हो रही है तो उसमें प्रिस्क्राइब की जाती है, वो मेडिसिन होती है बीटा-2 एड्रीनो रिसेप्टर अगोनिस्ट। ये मेडिसिन जो हमारी ब्रोंकियल मसल्स होती है उनको रिलैक्स करने का काम करती है, जिसके कारण व्यक्ति जो होता है वो नॉर्मली सांस ले सकता है। उसके एग्जाम्पल के बारे में डिटेल में डिस्कस करें तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं सेफ्लॉन नेबुलाइजर सॉल्यूशन। आप इमेज में देख सकते हो, यह सेफ्लॉन के नाम से आपको मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगा। सेफ्लॉन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। बात करें इसके कंटेंट के बारे में तो इसमें साल्बुटामोल नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इसका भी यूज़ मेनली COPD यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को खांसी आती है, उसके कारण अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है या फिर अगर डिस्पनिया की कंडीशन होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इस नेबुलाइजर सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है। बात करें इसके डोज के बारे में तो अडल्ट में
2.5 mg ओडी में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार। और इस सॉल्यूशन को जो नेबुलाइजर मशीन होती है उसमें डाला जाता है और 20 मिनट में इसको देना होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी होती है जो कि डिस्पनिया की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है ल्यूकोट्रिल मॉडिफाइजर। ये जो मेडिसिन होती है, जो हमारा सबसेनिय मार्ग होता है, जो ट्रेकिया होता है, उसमें जो स्मूथ मसल्स होती है उनको कॉन्ट्रैक्ट करती है तथा जो म्यूकोजल एडिमा होता है उनको कम करती है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर नॉर्मल सांस लेने की प्रक्रिया होती है, नॉर्मल जो गैस एक्सचेंज की प्रक्रिया होती है वो सही हो जाती है, व्यक्ति नॉर्मल रूप से सांस ले सकता है। बात करें इन टैबलेटों के एग्जाम्पल के बारे में, तो सबसे पहले जो हमारी टैबलेट होती है वो होती है लारकास्ट टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, लारकास्ट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें मेनली मोंटालुकास्ट, सोडियम और लिवोसिट्रिजन हाइड्रोक्लोराइड नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इन टैबलेट के उपयोग के बारे में देखें तो इसका उपयोग मेनली डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कफ यानी कि खांसी की समस्या हो रही है, चेस्ट थिकनेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा इन टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। यह टैबलेट जो हमारी स्मूथ मसल्स होती है जो ट्रेकिया में प्रेजेंट रहती है उनके कॉन्ट्रैक्शन को कम करती है तथा जो म्यूकोजल एडिमा होता है उनको भी कम करती है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर नॉर्मल सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है वो सुचारू रूप से चालू हो जाती है। बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो ये 10 mg की टैबलेट होती है जो कि अडल्ट में दिन में एक बार, यानी कि दिन में एक बार लेनी होती है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगली जो हमारी मेडिसिन की कैटेगरी होती है जो कि डिस्पनिया की कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को नॉर्मल सांस लेने में दिक्कत होती है तो उस कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। उन मेडिसिन की कैटेगरी के बारे में देखें तो यहाँ कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन होती है। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है जो कि सूजन को कम करती है। जो हमारा ट्रेकिया होता है उसमें अगर किसी प्रकार की सूजन आ गई है या फिर इन्फ्लामेशन होता है तो उसको कम करती है तथा जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी कि जो एयरवे में रुकावट आती है, उनको दूर करती है। बात करें इनके एग्जाम्पल के बारे में, तो सबसे पहले जो हमारी टैबलेट होती है जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन होती है, डिस्पनिया की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, उसका नाम होता है वेंटोकॉर्टिल टैबलेट। आप इमेज में देख सकते हो, वेंटोकॉर्टिल टैबलेट इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में आपको आसानी से मिल जाएगी। बात करें इसके कंटेंट के बारे में, तो इसमें प्रेडनिसोलोन नामक जो ड्रग होती है वो प्रेजेंट रहती है। इन टैबलेट का उपयोग मेनली सूजन को कम करने के लिए, जो एयरवे होता है अगर उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, रुकावट आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन होती है वो डॉक्टर द्वारा डिस्पनिया की कंडीशन में प्रिस्क्राइब की जाती है। बात करें इसके डोज के बारे में, तो ये 20 mg की टैबलेट होती है जिसको अडल्ट में दिन में एक बार, यानी कि ओडी में प्रिस्क्राइब की जाती है। अदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन के एग्जाम्पल के बारे में देखें तो जैसे कि बेक्लोमेथाजोन, मेथिल प्रेडनिसोलोन और हाइड्रोकोर्टिसोन मेडिसिन जो होती है वो सभी के सभी एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन होती है। इसके स्थान पर इन मेडिसिनों का भी उपयोग आप आसानी से कर सकते हो। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ जो डिस्पनिया की कंडीशन में उसके इंट्रोडक्शन से लेकर डिस्पनिया की कंडीशन में डॉक्टर द्वारा जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है उनके बारे में जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।